आज हम पढ़ेंगे अरस्तु जो यूनान के दार्शनिक थे उनका अनुकरण सिद्धांत। पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने प्लेटो का काव्य सिद्धांत पढ़ लिया था। आज बारी है अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की, जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। अरस्तु का जन्म अगर देखें तो 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व माना जाता है, और प्लेटो का हम लोगों ने काव्य सिद्धांत पढ़ा था तो उनका जन्म 328 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व माना जाता है ना। यूनानी दार्शनिक थे, वे प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे। उनका जन्म स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था। याद रखिएगा, जन्म इनका स्टेगेरिया नामक नगर में हुआ था और प्लेटो के शिष्य व सिकंदर के गुरु थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अरस्तु ने भौतिक, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की है। ठीक है, तो इतने सारे इन्होंने विषयों पर अपनी रचना की है, और अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो के कार्य को आगे बढ़ाया। जैसे कि उनका अनुकरण सिद्धांत है, उस अनुकरण सिद्धांत को खंडित करके, पूर्णतः खंडित नहीं किया था, लेकिन खंडित करके उन्होंने एक नया सिद्धांत, नया प्रतिपादन किया था उस अनुकरण सिद्धांत को लेकर के। प्लेटो, सुकरात और अरस्तु पश्चिमी दर्शन शास्त्र के सबसे महान दार्शनिकों में से एक थे। उन्होंने पश्चिमी दर्शन शास्त्र पर पहली व्यापक रचना की, जिसमें नीति, तर्क, विज्ञान, राजनीति और अध्यात्म का मेलजोल था। याद रखिएगा, गुरु शिष्य परंपरा में सबसे पहले आपके सुकरात के बाद प्लेटो के बाद अरस्तु और अरस्तु के बाद सिकंदर, है ना। इस तरीके से आप लिख लेंगे, सुकरात, फिर सुकरात के बाद प्लेटो के बाद में आपका अरस्तु के बाद में सिकंदर, है ना। इस प्रकार से आप देखिए, क्योंकि सिकंदर का नाम पहले ही इसमें आ गया कि गुरु थे किसके, सिकंदर के। इसका अर्थ है कि जो सिकंदर था वो शिष्य था किनका, अरस्तु का, और अरस्तु थे किसके शिष्य, प्लेटो के। तो इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा बना लीजिए। कभी कभी अनुक्रम वाले प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। भौतिक विज्ञान पर अरस्तु के विचार ने मध्ययुगीन शिक्षा पर व्यापक प्रभाव डाला, और इसका प्रभाव पुनर्जागरण पर भी पड़ा। जीव विज्ञान, उनके कुछ संकल्पनाओं की पुष्टि 19वीं सदी में हुई। उनके तर्कशास्त्र आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी आध्यात्मिक रचनाओं ने मध्ययुग में इस्लामिक और यहूदी विचारधारा को प्रभावित किया, और वे आज भी क्रिश्चियन, खासकर रोमन कैथोलिक चर्च को प्रभावित कर रही है। उनके दर्शन आज भी उच्च कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं। याद रखिएगा, हायर एजुकेशन में जो दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, अरस्तु और प्लेटो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यहाँ तक कि हम लोग हिंदी में भी इनका अध्ययन करते हैं, है ना। इनके सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे कि अनुकरण सिद्धांत है, विरेचन सिद्धांत है, त्रासदी का सिद्धांत अरस्तु जी का। तो ये सारे ही सिद्धांत आपके किसी न किसी परीक्षा में लगे हुए होते हैं और आप इनका अध्ययन करते हैं। अरस्तु ने अनेक रचनाएं की थी, जिनमें कई नष्ट हो गईं। अरस्तु ने जंतु इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। याद रखिएगा, जंतु इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में लगभग 500 प्रकार के विविध जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन आदि का व्यापक वर्णन किया गया है। कितनी बड़ी बात है, जंतु इतिहास पर इन्होंने पुस्तक लिखी, और लगभग कितनी प्रजातियां, लगभग 500 प्रकार के विविध जंतुओं की जो रचना होती है, उनका स्वभाव, उनका वर्गीकरण, उनका जनन प्रक्रिया, ये सारी ही चर्चा उन्होंने अपनी पुस्तक में की है। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी, इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ बायोलॉजी, जो बायोलॉजी से पढ़ रहे होते हैं या फिर जिन्होंने मास्टर्स कर रखा होता है उनको पता होगा अरस्तु के फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो अरस्तु हैं। तो फादर ऑफ बायोलॉजी का इनको सम्मान प्राप्त है। अरस्तु का जन्म 384 से 322 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और वह 62 वर्ष तक जीवित रहे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 384, हाँ सही पढ़ा था, 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व में इनका जन्म माना जाता है, और 62 वर्ष तक ये जीवित रहते हैं। उनका जन्म स्तागिरस नामक नगर में हुआ था। उनके पिता मकदूनिया के राजा के दरबार में शाही वैद्य थे। याद रखिएगा, वैद्य या फिर आज की भाषा में बोले तो डॉक्टर थे। इस प्रकार अरस्तु जीवन पर मकदूनिया के दरबार का काफी गहरा प्रभाव पड़ा। ऑब्वियस सी बात है, उनके पिता एक वैद्य थे और वैद्य राजा के दरबार में रहते थे, इसी वजह से मकदूनिया के दरबार का काफी इनको ऊपर छाप भी थी, और उनके पिता की मौत उनके बचपन में ही हो गई थी। खुद वो 62 साल तक जिए थे, और उनकी जो पिता थे वो बहुत ही जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अरस्तु मेरी विद्यापीठ का मंदिर है और शेष विद्यार्थी उसके शरीर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ये प्लेटो ने कहा है अपने जो शिष्य को लेकर के, अरस्तु को लेकर के। तो प्लेटो अरस्तु के साहित्य चिंतन में उनके 3 सिद्धांत महत्वपूर्ण है, ये अलग पॉइंट है। प्लेटो अरस्तु के साहित्य चिंतन में 3 सिद्धांत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से सिद्धांत, मैंने पहले भी बताया, अनुकरण का सिद्धांत, त्रासदी या ट्रेजेडी का सिद्धांत, और तीसरा विरेचन का सिद्धांत। तो आज हम अनुकरण का सिद्धांत पढ़ेंगे इनका।
इनके द्वारा निम्नलिखित 2 रचनाएं प्राप्त होती है। कौन सी 2 रचनाएं हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, पोएटिक्स है, अक्सर मिलान वाले प्रश्न में पूछा जाता है। पोएटिक्स या पेरीपोइथिकेस काव्य शास्त्र है अरस्तु का, और हेटेरियस ये भाषण शास्त्र है। ठीक है, 2 इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रचनाएं तो बहुत है, जैसे अभी अपने जंतु विज्ञान पढ़ी, क्योंकि फादर ऑफ बायोलॉजी, तो उन्होंने जंतु विज्ञान के ऊपर बहुत अच्छी पुस्तक लिखी थी। और पोएटिक्स इनकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है काव्य शास्त्र के रूप में, और जिसका नाम पेरीपोइथिकेस भी कहा जाता है। और इनका दूसरा जो काव्य रचना है वो है हेटेरियस, ठीक है, भाषण शास्त्र है। अरस्तु का राजनीति पर प्रसिद्ध ग्रंथ पॉलिटिक्स, याद रखिएगा, रेटोरिक नहीं है, रेटोरिक आपके प्लेटो का है, लेकिन पॉलिटिक्स इनका है। ठीक है, तो अरस्तु और प्लेटो की रचनाओं को जरूर याद कर लीजिएगा, अक्सर मिलान वाले प्रश्न में या फिर किसी भी रूप में आपके समक्ष आते रहते हैं ऐसे प्रश्न। पोएटिक्स अरस्तु द्वारा रचित एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें कुल 26 अध्याय हैं। इंपॉर्टेंट है, पोएटिक्स जो है ये रचना जो आपने पढ़ी थी, इसमें कितने चैप्टर है? तो 26 अध्याय इसमें है। और इनकी जो प्रमुख किताब है राजनीति पर वो है पॉलिटिक्स। ठीक है, इंग्लिश में नाम पॉलिटिक्स है, वैसे तो हिंदी में अगर देखा जाए तो राजनीति, लेकिन पॉलिटिक्स के नाम से इनकी पुस्तक है। अरस्तु के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम पेरीपोइथिकेस है, जैसा कि आपने पहले पढ़ लिया। यह पुस्तक अरस्तु ने अपने छात्रों को अध्यापन के लिए नोट्स के रूप में तैयार की थी। कौन सी? पोएटिक्स है ना, पेरीपोइथिकेस, जिसमें कितने चैप्टर हैं? 26 चैप्टर हैं। इसमें काव्य की उत्पत्ति, काव्य की प्रकृति, काव्य के भेद, काव्य का प्रयोजन इत्यादि विषयों पर अरस्तु ने अपने विचार प्रकट किए हैं। तो किस पर काव्य की प्रकृति कैसी होती है, काव्य के कितने भेद होते हैं, काव्य का प्रयोजन क्या होता है, इन सभी विषय वस्तु पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। इसी रचना में इन्होंने ट्रेजेडी अर्थात दुखांत काव्य, एपिक मतलब महाकाव्य एवं कॉमेडी, सुखंतक नाटक की चर्चा अनुकरणात्मक काव्य के रूप में की है। ठीक है, याद रखिएगा, इसी रचना में, किसमें? पोएटिक्स में ही इन्होंने, पेरीपोइथिकेस में ही दुखांत काव्य अर्थात ट्रेजेडी का सिद्धांत, महाकाव्य अर्थात एपिक जो होता है, कॉमेडी जिसको हम हिंदी में सुखंत नाटक के रूप में जानते हैं, अनुकरणात्मक काव्य के रूप में इन्होंने चर्चा की है। इन सभी रूपों में ट्रेजेडी को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। अभी हम लोग अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत पढ़ेंगे, आगे और इनके जितने सिद्धांत है उनको धीमे धीमे करते पढ़ेंगे। तो पहला सिद्धांत है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण शब्द यूनानी भाषा के मिमेसिस एवं अंग्रेजी भाषा के इमिटेशन शब्द से रूपांतरित होकर हिंदी में आया है। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अनुकरण शब्द वैसे देखा जाए तो यूनानी भाषा के मिमेसिस और अंग्रेजी भाषा के इमिटेशन, है ना, अनुकरण करना, हिंदी में क्या कहते हैं? अनुकरण करना, नकल करना। वैसे ही यूनानी भाषा में इसका नाम है मिमेसिस और अंग्रेजी भाषा में इमिटेशन, रूपांतरित होकर के हिंदी में आया है। अरस्तु ने काव्य को सौंदर्यवादी दृष्टि से देखकर इसे राजनीतिक, दार्शनिक एवं नीति शास्त्र के बंधन से मुक्त किया है। अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति की अनुकृति है। यहाँ प्रकृति से उनका अभिप्राय जंगल के बाह्य गोचर रूप के साथ साथ उसके आंतरिक रूप या काम, क्रोध आदि मनोविकारों से ग्रहण किया जाता है। अरस्तु से पहले उनके गुरु प्लेटो के द्वारा भी अनुकरण सिद्धांत का विवेचन किया गया था, जैसा कि आपने पहले पढ़ा था। प्लेटो के अनुसार काव्य त्याज्य मतलब छोड़ने योग्य माना है, और उन्होंने क्या बताया था कि सत्य जो है वो काव्य जो है वो सत्य से दुगनी दूरी पर है। और एक जगह उन्होंने बताया कि अनुकरण का अनुकरण करता है, इसी वजह से सत्य, काव्य और कला तिहरी दूरी पर भी बताया है ना, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है, उनकी अनुकृति संसार है और संसार की अनुकृति काव्य है, ऐसा प्लेटो ने कहा था। और उन्होंने बताया था कि अनुकरण सिद्धांत जो है, जो प्लेटो के अनुसार जो काव्य है वो छोड़ने योग्य है, त्याज्य है। और उन्होंने जो कवि था उसको एक मोची की भी जगह नहीं दी थी, कहा था कि मैं मोची को वह स्थान दूंगा जो एक कवि को नहीं, अपने प्रजातंत्र में, है ना। ऐसे कुछ कुछ वक्तव्य हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखे हैं। चौथाई सत्य है अर्थात 3/4 झूठ है, इसलिए त्याज्य है, ये पूरा वक्तव्य है। आगे है, इस प्रकार काव्य अनुकरण का अनुकरण है। अनुकरण सदैव अधूरा होता है, अतः संसार अर्ध सत्य है। और काव्य प्लेटो के अनुसार कविता अनुकरण का अनुकरण है, अतः सत्य से दोगुना दूर है। तो ये प्लेटो का काव्य सिद्धांत है, याद रखिएगा। अरस्तु ने प्लेटो से भिन्न विचार प्रस्तुत करते हुए अनुकरण शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या प्रयोग किया है? काव्य वस्तु के 3 रूपों का अनुकरण होता है। कैसे कैसे रूपों का? एक प्रतीयमान, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि अरस्तु के अनुसार काव्य के कितने रूपों का अनुकरण किया जाता है। तो सिर्फ इतना प्रश्न बनेगा, 2, 3, 4, 5, तो सही ऑप्शन होगा 3। 3 रूपों का अनुकरण होता है। पहला है प्रतीयमान, याद रखिएगा, पहला प्रतीयमान है, दूसरा संभाव्य रूप है, तीसरा आदर्श रूप है। अब प्रतीयमान क्या है? प्रतीयमान रूप का अर्थात है जैसे अनुकर्ता को प्रतीत होता है, नाम से ही पता चल रहा है। जैसे अनुकरण को, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर वस्तु है, वो किस प्रकार से प्रतीत हो रही है आपको, तो वही चीज बताया है। जैसे अनुकर्ता जो है, जो अनुकरण करता
करता है उसको किस प्रकार से वो जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो प्रतीत होता है। संभाव्य रूप का अर्थ है कि जैसा वह हो सकता है, कैसा वह हो सकता है, मतलब कल्पना इसमें आ गया, कल्पना अतिरेक में आ गया कि कल्पना के अनुसार वो किस प्रकार से ऑब्जेक्ट हो सकता है या वस्तु, वो उसका संभाव्य रूप क्या हो सकता है। आदर्श रूप का अर्थ क्या है, तो आदर्श रूप का है अर्थ कि जैसा वह होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अरस्तु के द्वारा दिए गए हैं कि काव्य वस्तु के 3 रूपों का अनुकरण होता है। पहला है प्रतीयमान, दूसरा है संभाव्य रूप और तीसरा है आदर्श रूप। आगे चलते हैं। अरस्तु के अनुकरण शब्द की अलग अलग विद्वानों ने के द्वारा अलग अलग व्याख्या प्रस्तुत की गई है। जैसे अब ये कथन आ रहे हैं कि अनुकरण जो शब्द है अलग अलग विद्वानों ने अपने अनुसार उसकी व्याख्या की है। प्रोफेसर मरे, इनका इंपॉर्टेंट कथन, ये कहते हैं कि अनुकरण का अर्थ सर्जना का भाव नहीं अपितु पुनर्सर्जना है। क्या कहते हैं कि अनुकरण का अर्थ सर्जना का अभाव नहीं है, अर्थात अपितु पुनर्सर्जना करना है, प्रोफेसर मरे के अनुसार है। ठीक है। प्रोफेसर बूचर क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, यही सब कथन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र से डर लगने लग जाता है कि हमने तो इतना पढ़ा था लेकिन प्रश्न नहीं बना। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप बस पढ़ते जाइए और कोशिश कीजिए कि आप कितना ही कितना उसको आत्मसात कर रहे हैं। ठीक है। प्रोफेसर बूचर सादृश्य वस्तु के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान अरस्तु के ने अनुकरण को हूबहू नकल नहीं माना है। उनके अनुसार कवि वस्तुओं को उनके यथास्थिति जैसे थी वैसी रूप में वर्णित करता है, अपितु उनके तर्कपूर्ण संभाव्य रूप में वर्णित करता है। तो प्रोफेसर बूचर जो है वो सादृश्य वस्तु के द्वारा मूल वस्तु का पुनराख्यान, अरस्तु ने अनुकरण को हूबहू नकल नहीं माना है। तो प्रोफेसर बूचर पक्ष लेते हुए अरस्तु का कहते हैं कि अनुकरण को हूबहू नकल नहीं माना जा सकता। उनके अनुसार जो कवि है वो वस्तुओं को उनके यथास्थिति जैसी वो है वैसी ही वो वर्णित नहीं करता है, अपितु उनके तर्कपूर्ण संभाव्य के रूप में वर्णित करता है। जैसी वह है वैसी तो एज इट इज नहीं कर सकता, लेकिन जैसी वह हो सकती है या फिर उनके अनुसार जैसी वह तर्कपूर्ण से संभाव्य रूप जैसा हो सकता है, उनका संभावित रूप हो सकता है, वैसे रूप में वो वर्णित करता है। वस्तुतः कवि या कलाकार अपनी संवेदना और अनुभूति से अपूर्णता को पूर्णता प्रदान करता है और उसे आदर्श रूप देता है, अतः अनुकरण को मात्र नकल नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। प्रोफेसर बूचर सादृश्य वस्तु के बारे में बताते हुए कहते हैं, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत से इतिहासकार एवं कवि का भेद भी समाप्त हो जाता है। इनके अनुसार इतिहासकार तो केवल घटित हो चुकी घटनाओं का वर्णन करता है, जबकि कवि उसका वर्णन करता है जो घटित हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आप भूगोल और इतिहास का अगर कंपैरिजन करें तो इतिहास जो चीजें हो चुकी हैं उनका अध्ययन है, और भूगोल में आपका अन्वेषण चलता रहता है, आपका एक तरीके से खोज होती रहती है ना। और रिसर्च जिसको बोलते हैं हम लोग, जब नेट जेआरएफ पढ़ते हैं तो रिसर्च आपका एक टॉपिक भी रहता है, तो रिसर्च चलती रहती है। तो वैसे ही बता रहा है, जो इतिहासकार तो केवल वही चीज दिखाता है जो घटित हो चुकी है, परंतु जो आपके ये जो कवि है वो जो घटित हो सकता है कल्पना के माध्यम से वो चीज बता देता है ना। तो यहाँ पर अरस्तु और प्लेटो का कंपैरिजन अगर करना चाहे तो ऐसे इसी तरीके से देख सकते हैं कि प्लेटो ने तो पूरा खंडित कर दिया था कि काव्य सत्य से तिहरी दूरी पर है, इसी वजह से त्याज्य है, और कवि का स्थान भी उन्होंने नहीं बताया था अपने प्रजातंत्र में। परंतु यहाँ आदर्श रूप में कवि को स्थापित करते हैं और कहते हैं कि किसी चीज का भी वर्णन कवि अपनी कल्पना के माध्यम से कर सकता है। अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत में प्रमुखतः निम्न बिंदुओं का समावेश किया जा सकता है। क्या समावेश किया जा सकता है? कहते हैं, प्लेटो ने काव्य शास्त्र को दर्शन शास्त्र व राजनीति शास्त्र के साथ जुड़कर वर्णित किया है, जबकि अरस्तु ने काव्य शास्त्र की स्वतंत्र रूप से समीक्षा की है। सही बात है, तभी उन्होंने इस प्रकार से, और उपयोगितावाद को उन्होंने ज्यादा महत्व दिया है प्लेटो ने, है ना। उपयोगितावाद का अगर देखा जाए तो प्लेटो ने क्या है, और उन्होंने जो काव्य शास्त्र उसको दर्शन शास्त्र से जोड़ दिया है, राजनीति शास्त्र से जोड़ दिया है, उसके बाद में उसका वर्णन किया है काव्य का। लेकिन जो अरस्तु है वो काव्य शास्त्र को एक स्वतंत्र कड़ी के रूप में देखते हैं। इनके अनुसार कविता जगत की अनुकृति है, वह अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक होती है। हम अनुकृत वस्तु में मूल का सादृश्य देखकर आनंद प्राप्त करते हैं। अनुकरण के द्वारा बाह्य उत्पादक वस्तुओं को भी इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि आनंददायक प्रतीत होने लगती है। अगला है, काव्य कला सर्वोत्तम अनुकरणात्मक कला है तथा अन्य सभी ललित कलाओं एवं उपयोगी कलाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। नाटक काव्य कला का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप है।
नाटक को बताते हैं काव्य कला का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप है, जिसको हम दृश्य काव्य भी कहते हैं, और आपके भरत मुनि ने पंचम वेद की भी उपाधि दी है। काव्य प्रकृति का अनुकरण है, ठीक है, तो जो काव्य है वो प्रकृति का अनुकरण है। अरस्तु ने काव्य को संगीत कला के समतुल्य माना है। कवि अपनी रचना में दृश्य जगत की वस्तुओं को जैसी वे हैं वैसी ही प्रस्तुत नहीं करता है, अर्थात या तो वह उनसे बेहतर रूप में प्रस्तुत करता है या हीनतर रूप में प्रस्तुत करता है। जैसे परिवर्तन कविता आपने पढ़ी थी, परिवर्तन एक तरीके से देखा जाए तो प्रकृति का पहला नियम है परिवर्तन, परंतु उन्होंने कठोर रूप की चर्चा की है जो परिवर्तन है ना, किसने? सुमित्रानंद पंत ने। उनकी कविता है 1924 में आई थी परिवर्तन, वो कविता आपके नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी लगी हुई है ना। उस कविता को मैंने पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है। तो उसमें उन्होंने एक तरीके से बताया है कि या तो ये बता रहे हैं, ऐसा अरस्तु का मानना है, जो कवि होता है या तो उसके बेहतर रूप की चर्चा करता है या फिर उसके हीनतर रूप की चर्चा करता है ना, या अच्छा या बुरा, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। इनके अनुसार अनुकरण केवल आकृति और स्वर का ही नहीं किया जाता, अपितु आंतरिक भावों और वृत्तियों का भी किया जाता है। आप कविता में देखेंगे तो आंतरिक अनुभूति से ही अभिप्रेरित होती है जितने भी वक्तव्य होते हैं, जितने भी आप उनकी गणना करते चले जाते हैं, आप उनको देखते चले जाते हैं, एहसास करते चले जाते हैं, आत्मसात करते चले जाते हैं, है ना। आगे है, अरस्तु ने चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की तरह कवि को भी अनुकर्ता माना है। अंतर इतना है कि चित्रकार रूप और रंग के माध्यम से अनुकरण करता है, जबकि कवि भाषा, लय और सामंजस्य के माध्यम से अनुकरण करता है। कितनी बढ़िया बात कही है। अरस्तु कहते हैं कि चित्रकार और जो कवि है दोनों ही अनुकर्ता है माने जाते हैं इस संसार में, और कहते हैं जो चित्रकार होता है उसके जो दो माध्यम होते हैं वो होते हैं रंग और आकृति, है ना। रंग के माध्यम से करता है, आकृति के माध्यम से उसका अनुकरण करता है, जबकि जो कवि है वो कवि अपने शब्दों के द्वारा अर्थात भाषा, लय और में सामंजस्य के माध्यम से अनुकरण करता है। आगे अरस्तु के काव्य की आलोचनाएं भी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अरस्तु का सिद्धांत सर्वमान्य रहा है। अरस्तु ने कवि की निर्माण क्षमता पर तो बल दिया, पर जीवन के विभिन्न अनुभवों से निर्मित कवि की अंतःचेतना को महत्व नहीं दिया है। ऐसा आलोचना के रूप में अरस्तु का काव्य चिंतन देखने को मिलता है। अरस्तु ने आंतरिक अनुभूतियों के भी अनुकरण की बात की है, जबकि इनका अनुकरण किया जाना असंभव है ना। तो यहाँ अंतःचेतना या फिर आंतरिक अनुभूतियों को देखा जाए तो इनका अनुकरण कर पाना असंभव माना है अनुकरण के सिद्धांत के द्वारा, अगर अरस्तु की सिद्धांत को देखा जाए तो। नगेंद्र के अनुसार अरस्तु का दृष्टिकोण अभावात्मक रहा है, इंपॉर्टेंट है। अरस्तु का दृष्टिकोण अभावात्मक रहा है तथा त्रास और करुणा का विवेचन उनकी चरम सिद्धि रही है। इंपॉर्टेंट कथन है, ये पूछा जा चुका है। किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि अरस्तु के दृष्टिकोण को अभावात्मक कहने वाला कौन है? तो नगेंद्र है, और कहते हैं त्रास या करुणा का विवेचन उनकी चरम सिद्धि रही है। अरस्तु के अनुसार कलाकार तीन प्रकार की वस्तुओं में से किसी एक अनुकरण कर सकता है, जैसी वे थी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। प्रतीयमान इंपॉर्टेंट है, संभाव्य रूप और आदर्श रूप, है ना। जैसी वे होनी चाहिए, जैसी वे कही या समझी जाती हैं, या जैसी वे थी प्रतीयमान, इंपॉर्टेंट है। ये दोबारा से आपको मैं बता दे रही हूँ। अब अरस्तु के विचार देखते हैं। अच्छा लिखने के लिए खुद को एक आम आदमी की तरह व्यक्त करो, लेकिन सोचो एक बुद्धिमान आदमी की तरह। सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं, हम बिना दर्द के नहीं सीख सकते, अरस्तु का कथन है, इंपॉर्टेंट है। आगे लिखते हैं कि बिना पागलपन के स्पर्श के किसी भी महान दिमाग अस्तित्व नहीं होता। बिना पागल, साइंटिस्ट को देखा है ना, आधे लोग सोचते हैं पागल हैं, लेकिन पागल नहीं, वो इतनी ज्यादा उनके अंदर नॉलेज आ जाती है कि वो पागल जैसे लगने लगते हैं। और पढ़ाई में सफलता प्राप्त करने के लिए पागल बनना पड़ता है, मैं ये बता देती हूँ। अगर सफल होना है, किसी भी परीक्षा में सफल होना है, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पागल बनना पड़ेगा। सब कामों को छोड़कर आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी आपको अपनी पढ़ाई को। क्या हो रहा है समाज में, क्या नहीं हो रहा, हाँ थोड़ा फ्रेशनेस के लिए आप शाम को जाइए, लेकिन दिन भर जो मैक्सिमम समय है, आप सुबह जितने बजे भी उठते हैं उस समय से लेकर के शाम तो रात में जितने बजे तक आप पढ़ सकते हैं, उसके बीच में जो जो गतिविधियां होती हैं उनको तो चलिए करना है, क्योंकि जीवन जीना है तो करना ही पड़ेगा, परंतु प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई को लेकर होनी चाहिए यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है ना। तो ये बिना पागलपन के स्पर्श के किसी भी महान दिमाग का अस्तित्व नहीं होता, इससे बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। हमारे जीवन के गहनतम अंधकार के वक्त हमें अपना ध्यान रोशनी पर केंद्रित करना चाहिए। परिवार एक प्राकृतिक संस्था है। शिक्षित मन की यह पहचान है कि वो किसी भी विचार को स्वीकार किए बिना उसके साथ सहज रहे। मुख्य बिंदुओं को देखते हैं।
इन्हें पाश्चात्य काव्यशास्त्र का आधार माना जाता है। किन्हें? अरस्तु को। अरस्तु के ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, 400 के आसपास बताई जाती है। आप दृष्टि की जो बुक है, जो सभी अभ्यर्थियों के पास होती भी है, उसमें से आप देखेंगे तो उसमें भी यही बात लिखी हुई है कि अरस्तु के ग्रंथों की संख्या 400 के आसपास बताई जाती है। अपने काव्यशास्त्र संबंधी ग्रंथ पेरिपोइथिकेस में अरस्तु ने काव्य के मौलिक सिद्धांतों का विवेचन किया है। 50 पृष्ठों का यह ग्रंथ छोटे छोटे 26 अध्यायों में बटा हुआ है। इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। इस ग्रंथ की रचना का अनुमान 330 ईसा पूर्व में के आसपास लगाया जा सकता है। अरस्तुकृत पेरिपोइथिकेस काव्यशास्त्र में 12 और 20 को बाद में जोड़ा गया। याद रखिएगा, 12 अध्याय पहले आए थे और 20 अध्याय बाद में आए थे, है ना, पेरिपोइथिकेस काव्यशास्त्र में। अच्छा, 26 अध्याय है टोटल। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। जो उनका काव्य शास्त्र है, तो पेरिपोइथिकेस जो है उनका मतलब, जो उनका क्या कहते हैं, इनका जो काव्य शास्त्र की बुक है पेरिपोइथिकेस, इसमें 26 अध्याय है, लेकिन अध्याय जो 12 है और अध्याय जो 20 है इसको बाद में जोड़ा गया है ना। तो अर्थात 2 अध्यायों को बाद में जोड़ा गया है। 24 अध्याय रहे होंगे तो 12वां अध्याय और 20 का अध्याय बाद में जोड़ा गया है। पेरिपोइथिकेस में आए महत्वपूर्ण यूनानी शब्द देखिए। हमने मिमेसिस की चर्चा की, जो यूनानी शब्द था। अनुकरण जिसको कहते हैं, कथारसिस जिसको विरेचन कहते हैं, पेरिपोतिया रिवील ऑफ द सिचुएशन, स्थिति विपर्य, अनग्नोरेसिस रिकॉग्निशन जिसको कहते हैं, अभिज्ञान माइथेसिस प्लॉट, विरेचना एथोस कैरेक्टर चरित्र, पाथोस इमोशन भाव प्रक्रिया, पैक्सिस एक्शन मतलब कार्य व्यापार। ठीक है, तो ये सारे यूनानी शब्द हैं जिसका अर्थ आपको पता लग गया होगा। टेक्निस रिटोरिकेस नामक अपने भाषा शास्त्र के ग्रंथ में अरस्तु ने भाषा संबंधी विभिन्न प्रश्नों पर विचार किया है। याद रखिएगा, जो भाषा शास्त्र है इनका टेक्निस रिटोरिकेस, ये ओरिजिनल नाम है टेक्निस रिटोरिकेस। ठीक है, भाषा शास्त्र है जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, और उसी का ही दूसरा नाम है टेक्निस रिटोरिकेस। घबराइएगा नहीं कि किसका है ये, किसका है, अरस्तु जी का ही है ये रचना, और उन्होंने इसमें अपने भाषा संबंधी विभिन्न प्रश्नों पर विचार किया है। अरस्तु की कृति वसीयतनामा को दास प्रथा से मुक्ति का घोषणा पत्र माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वक्तव्य है, वन लाइनर के रूप में पूछा जा सकता है कि जो इनकी दास प्रथा से मुक्ति का घोषणा पत्र माना जाता है वो किस कृति को माना जाता है? तो वसीयतनामा को माना जाता है। इसका अर्थ है कि वसीयतनामा भी अरस्तु जी की कृति है। आगे चलते हैं। पहली बार कला और ललित कला के भेद को स्पष्ट करने का श्रेय अरस्तु को ही जाता है। इन्होंने ललित कला को एक स्वायत्त कला के रूप में घोषित किया है। ठीक है, तो ये एक तरीके से अरस्तु जी का काव्य सिद्धांत आज यहाँ पे समाप्त होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको प्लेटो का काव्य सिद्धांत और अरस्तु का जो अनुकरण सिद्धांत है वो समझ में आया होगा, है ना। तो अरस्तु का जो सिद्धांत है वो मान्य है, क्योंकि उन्होंने तो कवि को त्याज्य ही मान दिया था और बहुत सारी बातें ऐसी बोली थी जो कवि के खिलाफ थी, लेकिन अरस्तु ने ऐसा नहीं किया। अनुकरण उन्होंने 3 रूप बताए हैं अनुकरण के। ठीक है, प्रतिमान, संभाव्य, जैसा वो हो सकता है। अनुकरण के 3 रूप माने हैं काव्य शास्त्र के, और उन्होंने 2 काव्य शास्त्र भी लिखे हैं और उनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी लिखा है। बहुत सारी चर्चा की आज हम लोगों ने इस क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।